हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी जैन और मैं वेलकम करता हूं सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 4 में, जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। बेसिकली मैं इसके अंदर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स करवाने वाला हूं। मैराथन सीरीज़ है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, दैट इज़ कंसेप्ट। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट कम से कम टाइम में आपको क्लियर करवा सके, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है। तो कंसेप्ट जो है वही हमें मेन चीज़ है जो यहाँ पर बचा सकता है। और अगर मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको हर वो कंसेप्ट, हर वो ज़रूरी बात बता दूँ जिसमें आप 60 में से आउट ऑफ 40 तो आप ले ही सके, 60 में से 40 या कम से कम 45 मार्क्स इकोनॉमिक्स में ले सके, ताकि आप बाकी सब्जेक्ट जो कि वीक हैं उसे कवर कर पाए। तो बेसिकली हमारी सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा। कोशिश ये रहेगी कि हम 4 या 5 वीडियोज़ में आपका पूरा का पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सके और 60 मार्क्स की प्रिपरेशन आपको करवा सके। तो इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट सिखा सके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट के 2 पार्ट हैं, तो हम फटाफट उसे रिवाइज करेंगे ताकि हमें आसानी हो। बेसिकली ये दोनों के दोनों चैप्टर थ्योरेटिकल हैं। थ्योरेटिकल है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें आपको देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ मुझे 2-4 मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए, जिससे हम इस चीज़ को आसानी से क्रैक कर सके। तो सबसे पहले आपका चैप्टर आ जाता है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसी है, उसका नेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। नेचर में हम साइंस, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, आर्ट, प्रैग्मेटिक, नॉर्मेटिव, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और इसी के अंदर हम बेसिक प्रॉब्लम्स भी इकोनॉमी की पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स से। ये आपका बेसिकली थियोरेटिकल नॉलेज है, यानी कि ये थ्योरी है, आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक आपका ओरिजिन हुआ ये वर्ड ओकिनोमिया से, तो आपको याद रखना है कि वर्ड कहाँ से आया, ओकिनोमिया से आया है। उसके बाद सबसे पहले इसका पुराना जो नाम था 19वीं सेंचुरी में हम उसे पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे। उसके बाद एक बुक जिसका नाम है नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में आई, और जिसका नाम बाद में एब्रीवेटेड करके वेल्थ ऑफ नेशन रखा। और ये जो बुक थी ये एडम स्मिथ ने हमें दी थी। तो बेसिकली हमने क्या क्या याद रखा? ओकिनोमिया है, इसका पुराना नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी था। उसके बाद एक बुक द वेल्थ ऑफ नेशन आई जो कि एडम स्मिथ ने दी थी। ये तो बेसिकली आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। इसके बाद से आपका क्वेश्चन शुरू होता है कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो ये एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट दे रखा है। तो अगर हम इसे समझें तो सपोज करो मेरे पेरेंट्स ने मुझे 1000 रुपये दिए मेरे बर्थडे पे। सपोज मेरे पेरेंट्स ने मुझे 1000 रुपये दिए बर्थडे पर, लेकिन मेरी इच्छा बहुत सारी थी। तो वो कहते हैं कि मेरे पास जो पैसे आए दैट इज़ माई रिसोर्सेज मुझे दिए मेरे पेरेंट्स ने, लेकिन मेरी इच्छाएं जो हैं, वांट्स जो हैं, वो थी जो कि अनलिमिटेड थी। अनलिमिटेड का मतलब मैं उस चीज़ों से बहुत कुछ करना चाहता था, बर्थडे पर बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज कैसे थे? लिमिटेड। तो इसीलिए हम इसे थोड़ा सा अच्छे और डिटेल से पढ़ लेते हैं। सपोज़ मेरा बर्थडे है, मेरे मन में दुनिया भर के ख्यालात होंगे कि सपोज़ मैं बर्थडे पार्टी करूं, उसके बाद मैं एक अच्छी ड्रेस लूं, उसके बाद मैं शूज़ लूं, उसके बाद मैं वॉच लूं। लेकिन जब मेरे घर वाले कहते हैं अब ले बेटा 1000 रुपये ले और जी ले अपनी ज़िंदगी, तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास क्या चीज़ की कमी है? दैट इज़ रिसोर्सेज की कमी है। मेरे पास रिसोर्सेज कैसे हैं? मेरे पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। और लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण मुझे सबसे ज़्यादा समस्या क्या देखने को मिली? मैं अपनी सारी के सारी विशेज़ को पूरा नहीं कर सकता। मैं इनमें से 1 या 2 विशेज़ को पूरा कर सकता हूं और बाकी सारी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ेगी। से मैंने वॉच और शूज़ ले लिए, उसके बाद मुझे बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया? मेरे पास चीज़ों की कमी थी, स्कार्सिटी सी। मेरे पास चीज़ों की क्या थी? स्कार्सिटी थी, चीज़ों की कमी थी, रिसोर्सेज की कमी थी। इसलिए मुझे क्या चीज़ करनी पड़ी? चॉइस। क्या करना पड़ा? चॉइस करनी पड़ी, यानी चुनाव करना पड़ा। व्हाट टू सेलेक्ट, व्हाट टू रिजेक्ट, क्या लूँ और क्या चीज़ छोड़ दूँ, यही चीज़ मुझे यहाँ पर करनी पड़ी। तो बेसिकली इससे मुझे क्या चीज़ पता लगी कि जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। वो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? वो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं?
दो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमारी जो वांट्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। तो इसी के कारण मुझे चीज़ों की कमी हो जाती है, स्कार्सिटी हो जाती है, इसीलिए मुझे चॉइस करनी पड़ती है। तो बेसिकली ये सारी की सारी समस्याएं हर इकोनॉमी की है, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो। ओके मेरी बात। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं तो टू फंडामेंटल फैक्ट्स हमने क्या पढ़े। ह्यूमन की वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं और इस मीन्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो हमेशा स्कार्स रहते हैं और इसीलिए ये स्कार्सिटी ही आपकी इकोनॉमिक्स का बेसिक थीम है। तो जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर देगी। तो वो क्या लिखेगा, ये लिखता है देखो, द मैनेजमेंट इज कंपेयर ये डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैंने चीज़ों को चॉइस किया। चॉइस करने का मतलब क्या है, मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ कि उस टाइम पर कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तो जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी मैं उसे ले लूँगा और जो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी नहीं होगी मैं उसे छोड़ दूंगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में इसमें क्या किया, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमें बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं। तो कौन कौन से डिसीजन हमें लेने हैं, शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस, यानी हमारी फर्म को इस बिजनेस में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद क्या हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सी टेक्निक हमें यूज़ करनी है, भाई लेबर इंटेंसिव यूज़ करनी है, कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करनी है, फर्म को इनपुट कहाँ से प्रोक्योर करने हैं। तो ये सारे डिसीजंस हमें लेने होते हैं, यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर स्टडी करनी। तो बेसिक हमने अभी तक क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, इकोनॉमिक्स के दो फंडामेंटल फैक्ट पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है, बिजनेस में रैशनल डिसीजन मेकिंग को पूरा करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। उसके बाद कई सारी उसने प्रॉब्लम्स को भी टैकल किया कि फर्म के जो कोई चीज़ खरीदूं या नहीं खरीदूं, किस प्राइस पर सामान को बेचूं, कौन सी मार्केट में सामान को बेचूं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के दो और नए क्वेश्चन की, बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं और उसके बाद जनरली रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ अ थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। तो भैया क्या किया हमने, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने थ्योरिटिकल कंसेप्ट पढ़े थे वो सिर्फ थ्योरी थी, उसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमने क्या किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स से सारे कंसेप्ट उठा लिए और बिजनेस के साथ उसे इंटीग्रेट कर दिया और हमने क्या नया सब्जेक्ट बना दिया, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्लोज कनेक्शन विद द इकोनॉमिक थ्योरी, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। देखो दोनों से जुड़ी है, कुछ ना कुछ डाटा हमने दोनों से लिया है। कैसे, जो भी सारी थ्योरीज थी बिजनेस इकोनॉमिक्स में वो माइक्रो से ले ली और जो एनवायरनमेंट था, जैसे कि आपका पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, यानी जो मैक्रो लेवल के एनवायरनमेंट थे वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से इम्पोर्ट कर ली, वो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स से इम्पोर्ट कर ली। उसके बाद आपके पास आ जाता है business economics may be defined as use of economic analysis to make a decision involving the best use of organization scarce resources। देखो अब इसने दोनों डेफिनेशन को मिक्स कर दिया, बिजनेस को भी और स्कार्सिटी को भी। क्या लिखा कि इकोनॉमिक एनालिसिस करते हुए, डिसीजन लेते हुए जो भी चीज़ों की हमारे पास कमी थी उसे इस तरीके से यूज़ करूं कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए। उसके बाद नेचर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट मैटर क्या है इकोनॉमिक्स का, माइक्रो और मैक्रो दोनों चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले माइक्रो की बात करें तो माइक्रो हमेशा छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल पर होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है कि भाई एक बंदा कैसा काम कर रहा है, एक फर्म कैसी काम कर रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्राइस कैसे करें एक प्रोडक्ट का, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, फैक्टर प्राइसिंग क्या होती है, फैक्टर प्राइसिंग होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्टिंग। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी कंडीशन कैसी है, वो रिच है या वो पुअर हैं। फर्म्स का बिहेवियर एंड जो आपका सप्लायर्स हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी फैक्ट्री रॉ मटेरियल के सोर्स के नज़दीक है या आपकी जो फैक्ट्री है वो आपके मार्केट के नज़दीक है। तो ये सारी चीज़ें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो।
मैक्रो की बात करें तो पूरे देश की बात करते हैं, पूरे बिगर इकोनॉमी की बात करते हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर समस्याएं भी बड़ी हो जाती है। तो नेशनल इनकम, देश में इनकम कितनी है, नेशनल आउटपुट, देश में सामान कितना बन रहा है, उसके बाद जर्नल प्राइस लेवल यानी देश में पूरी मार्केट में प्राइजेस क्या है, इन्फ्लेशन है तो प्राइजेस ज़्यादा होंगे, डिफ्लेशन है तो प्राइजेस कम होंगे, इंटरेस्ट रेट क्या है, ब्याज कैसे मिल रहा है, सेविंग के रेट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, आपके देश में कितना सामान आ रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे देशों को कितनी पेमेंट देनी है, आपकी देश की करेंसी, फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या है, होम करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बातें करें तो आपका मतलब कितना लोग सेव कर रहे हैं, कितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, देश में एम्प्लॉयमेंट कितनी है और इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम पढ़ें तो ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती है। इसके बाद अगर हम पढ़ें तो नेचर की बात कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो नेचर की बात करें तो भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसी है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम साइंस कहते हैं, साइंस को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जहां पर भी साइंस लिखा हो वहां पर आप वाटर वाला फॉर्मूला जो हम साइंस में पढ़ते थे H2O उसे याद कर लो। भाई H2O में क्या था, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलाऊं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलाऊं तो क्या मिलेगा, वाटर बनेगा ना। तो बेसिकली ये फॉर्मूला चाहे इंडिया में अप्लाई करूं, अमेरिका में करूं, चाइना में करूं, हर जगह पर ये फॉर्मूला सेम रहेगा ना। तो इसलिए साइंस मतलब क्या, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज और इफेक्ट, क्या काम करूंगा क्या रिजल्ट आएगा, कॉज और इफेक्ट क्या काम करूंगा क्या रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जहां पर ये कॉज और इफेक्ट को समझाती है। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह पर ये चीज़ अप्लाई होती है। क्लियर है मेरी बात, ध्यान से। साइंस है मतलब सिस्टमैटिक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को समझाती है। उसके बाद बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने कहा ना भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स का सारा थ्योरेटिकल कंटेंट कहाँ से आया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो 95% जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो कहाँ पर बेस्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है। ओके, मान लिया भाई। फिर हमने ये मैक्रो एक एनालिसिस क्यों करी, मैंने कहा ना मैक्रो कंपोनेंट कौन सा है, देश का कंपोनेंट, माइक्रो कंपोनेंट देश का कंपोनेंट। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देश में क्या रिजल्ट आ रहा है, देश में क्या काम हो रहा है, देश में जैसे जीएसटी लागू हुआ, बिजनेस पर फर्क तो पड़ेगा ना, तो मुझे उसका इंपैक्ट तो देखना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई मैक्रो एनालिसिस मतलब क्या, मैक्रो एनालिसिस मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज होगा, एम्प्लॉयमेंट में, इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में, बिजनेस साइकिल में, उसके बाद नेशनल इनकम में, ये सारे के सारे इम्पैक्ट करेंगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे स्टडी करनी होती है, इसलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट को भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स को मैंने आर्ट को हम लेकर चलते हैं ड्राइंग से, आर्ट को हम लेकर चलते हैं ड्राइंग से। ड्राइंग मतलब क्या, दो बंदे एक जैसी ड्राइंग नहीं कर सकते। टीचर के प्रोफेशन से दो टीचर एक जैसा नहीं पढ़ा सकते, चाहे हमने कितना ही थ्योरी की किताबें सेम पढ़ी हो, लेकिन दो टीचर्स के पढ़ाने का तरीका सेम नहीं हो सकता। तो बेसिकली आर्ट मतलब पर्सनल एप्लीकेशन, हर बंदे का अपना तरीका है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन की वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मैं उस चीज़ को प्रैक्टिस करूँगा उतना ही इसके अंदर परफेक्ट होता चला जाऊँगा। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद यूज़ ऑफ थ्योरी एंड मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज, यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज। थ्योरी ऑफ मार्केट्स का मतलब क्या है, आपने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, इतनी सारी मार्केट्स के बारे में पढ़ा। भाई मैं किस मार्केट से बिलोंग करता हूँ, मेरा सामान कौन सी मार्केट में है, भाई उनकी कीमत क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद प्रैग्मेटिक, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैग्मेटिक का मतलब पी से प्रैग्मेटिक, पी से प्रैक्टिकल इन अप्रोच। प्रैक्टिकल इन अप्रोच का मतलब बोले तो भाई अगर आप बिल्कुल इसे जैसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड से, रियल वर्ल्ड से जोड़कर स्टडी कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एब्स्ट्रैक्ट थी, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये रियलिस्टिक है, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड से बिल्कुल जुड़ी हुई है। यानी जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में प्रॉब्लम आती है, वहां पर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज कर सकता हूं। इसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन का मतलब होता है कई सारे सब्जेक्ट को मिलाकर, कई सारे सब्जेक्ट की चटनी बनाकर मैंने इस बिजनेस इकोनॉमिक्स में डाली है। स्टैट भी ले लिया, साइकोलॉजी भी ले ली, सोशियोलॉजी भी ले ली, हर चीज, मैथमेटिक्स भी ले लिया, ऑपरेशन रिसर्च भी ले लिया, अकाउंटिंग भी ले लिया, फाइनेंस भी ले लिया और सबकी चटनी बनाकर बिजनेस इकोनॉमिक्स में डाल दी। तो इंटरडिसिप्लिनरी है। नॉर्मेटिव इन अप्रोच, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले नॉर्मेटिव की अगर हम बात करें
तो हमारे पास दो तरह की इकोनॉमिक्स है। बेसिकली दो तरह की इकोनॉमिक्स बोले तो एक तो है हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरी है हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा फैक्ट्स और फिगर पर बेस्ड होती है। फैक्ट्स और फिगर पर बेस होने का मतलब क्या हुआ? फैक्ट्स और फिगर पर बेस होने का मतलब कि भाई मैंने कहा कि 1950 में पॉपुलेशन कितनी थी, तो मैं फटाफट सेंसस को खोलूंगा और देखूंगा कि भाई हाँ इतनी पॉपुलेशन थी। तो हमेशा फैक्ट और फिगर पर बेस्ड होती है। तो ये आपको बताती है व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, और व्हाट विल बी क्या होगा। तो ये आपको सारी जानकारी दे सकती है। यानी हमारी पॉपुलेशन 1950 में कितनी थी या 2021 में कितनी है, और मैं अनुमान भी लगा सकता हूँ कि 2025 में कितनी होगी। तो व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा आइडियोलॉजी पर बेस्ड होती है। आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आइडियोलॉजी का मतलब होता है मेरे माइंडसेट पर और आइडियाज़ पर। मैंने कहा भैया पॉपुलेशन जो है वो कम होनी चाहिए, हमारे देश में पॉपुलेशन जो है कम होनी चाहिए। चाहिए का मतलब क्या? व्हाट ought टू बी, ought टू बी। भाई इलेक्शन के टाइम पर सपोज करिए पॉलिटिशियन बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दें, दैट इज़ व्हाट ought टू बी। ऐसा हो जा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फैक्ट और फिगर से उनका कोई रिलेशन नहीं है। उनकी बातों को ना तो हम वेरीफाई कर सकते, तो आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो कभी भी वेरीफाई नहीं हो सकती। नॉट वेरीफाइएबल। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाई ये सिर्फ आइडियोलॉजी है। मैंने बात को कहकर छोड़ दिया, जिसका कोई सर पैर नहीं है। यहाँ पर मैं वो बात भी कह सकता हूँ। मैंने कहा जी कैटरीना कैफ हमारे देश की फॉरेन मिनिस्टर होती तो हमारे पाकिस्तान से झगड़े नहीं होते। ऐसी बातें अगर मैं इलॉजिकल स्टेटमेंट्स देता रहूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, बिना सर पैर की बातें कर रहा हूँ, जिससे मैं कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकता। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा हमारी फैक्ट और फिगर पर बेस्ड होगी बेसिकली। उसके बाद हम इसे कहते हैं बेसिकली हम इसे अब क्या कहेंगे? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर का मतलब क्यों हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को डिस्क्रिप्टिव क्यों कहा? कि यह आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करती है, हर चीज़ को डिटेल में स्टडी करती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब जैसे वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, उसके अंदर क्या होता है? उसने पर्ची पर दवाई लिख कर दे दी, कहता है 2 दिन में अगर फ़ायदा हो तो बता देना वरना मैं दवाई चेंज कर दूंगा। प्रिस्क्राइब कर दिया कि भाई हमने कह कर छोड़ दिया। उसके बाद रिजल्ट आएंगे तो देखेंगे, रिजल्ट नहीं आए तो देखेंगे, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा कुछ नहीं पता, प्रिस्क्राइब कर दिया। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रिस्क्राइब करती है, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा आपकी चीज़ों को डिस्क्राइब करती है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपका स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आ जाता है। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर फिर से वही इंटरनल इशू और एक्सटर्नल इशू, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। इंटरनल इशूज़ को हम बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं और एक्सटर्नल इशू को बेसिकली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल इशूज़ की बातें कर ले। डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग, देश में कितनी डिमांड रहेगी। उसके बाद डिमांड इज़ द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। कंज्यूमर कौन सी चीज़ खरीदना चाहता है, कौन सी चीज़ों को वो पसंद करता है, उसकी इनकम क्या है, उसका प्राइस कमोडिटी क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है, उसको टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है। बेसिकली जो भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमने डिमांड के चैप्टर में पढ़ने हैं वो सारे के सारे डिमांड एनालिसिस में आ जाते हैं और इसी के बेसिस पर हम फोरकास्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें लॉकडाउन के अंदर क्या हो रहा था? लॉकडाउन के अंदर लोगों के पास इनकम कम थी तो हम फोरकास्ट कर सकते थे कि डिमांड भी कम रहेगी। उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, कितना सामान बना रहा हूँ और उसका कितना खर्चा आ रहा है, ये आप सारी की सारी चीज़ें पढ़ोगे प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस में। मुझे कितना सामान बनाना चाहिए, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम आउटपुट क्या हो कि जो मेरे लिए हो, जो मेरी फैक्ट्री के लिए हो, और उसकी कॉस्ट क्या आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बेसिकली मुझे अपने गोदाम में कितना सामान स्टोर करके रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं करना, ज़रूरत से कम तो नहीं करना। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री को मैनेज करने की हमेशा कुछ ना कुछ कॉस्ट ज़रूर आती है। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी मार्केट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है,
या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, और अगर जैसी मार्केट है मेरा प्राइस भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। मोनोपोली में मैं प्राइस ज़्यादा रखूँगा, परफेक्ट में मैं थोड़ा नॉर्मल प्राइस मार्केट वाला रखूँगा जो सबका चल रहा है, और मोनोपोलिस्टिक में हल्का फुल्का हाई रख सकता हूँ। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन की अगर हम बात करें, किसको कितने रिसोर्सेज देने हैं, किसको कितने रिसोर्सेज नहीं देने, ये सारी बातें करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ कैपिटल, भाई बिजनेस में कितनी कैपिटल लगानी है। प्रॉफिट एनालिसिस, हमारे पास सुपर प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। रिस्क और अनसर्टेनिटी एनालिसिस की अगर हम बात करें तो रिस्क कितना है, तो रिस्क ज़्यादा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाने की कोशिश करूंगा, रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फोकस करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है, इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। बिजनेस साइकिल कैसी चल रही है, भाई इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, रिकवरी है, बूम है, ये सारी चीज़ें। नेशनल इनकम, देश में इनकम कैसी है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, ये सारी चीज़ें। ग्लोबलाइजेशन कैसा हो रहा है, सेंट्रल बैंक क्या चीज़ें करना चाह रहा है, सोशो इकोनॉमिक, ट्रेड यूनियंस क्या चाहती है, कंज्यूमर यूनियंस क्या चाहती है, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके मेरी बात। इसके बाद आपका ये फर्स्ट वाले चैप्टर जो है, चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से इसकी समरी आ जाती है। तो साथ साथ हम दूसरा चैप्टर भी शुरू कर देते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपका ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो सके और हमें इससे रिलैक्सेशन मिल सके। ये हमारे पास आ जाता है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। ये आपका यूनिट 2 है जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद। तो यूनिट 2 के अंदर हम पढ़ रहे हैं भाई बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। तो किसी भी इकोनॉमी की कौन कौन सी बेसिक प्रॉब्लम होती है वो हम यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने कहा ना कि इकोनॉमिक स्टडी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाऊँ, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाऊँ, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाओ। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम टैकल करती है दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें, हमारे पास दो ही चीज़ें हैं। एक तो है हमारे पास कैपिटल गुड्स और दूसरा है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स। तो बेसिकली कंज्यूमर गुड्स कौन से होंगे, कंज्यूमर गुड्स होंगे ब्रेड और बटर, जिसे हम खा पी कर ख़त्म कर देंगे, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्दर काम नहीं आएंगे। और दूसरे हैं आपके पास प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स कह सकते हो। तो लिखता है बेसिकली ये रहा, कैपिटल गुड्स आर लाइक मशीन, इक्विपमेंट्स और डैम्स जो आपके फर्दर प्रोडक्शन में काम आएंगे। तो अगर एक देश कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाता है तो उसको बेनिफिशियल होता है कि भाई लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोगों का वेलफेयर अच्छा रहेगा, लोग भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन आज मैं कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाता हूँ तो ये हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। आज मशीनरी ज़्यादा बनाऊँगा तो फ्यूचर में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, फ्यूचर में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या, मेरी देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो कंज्यूमर गुड्स बनाऊं या कैपिटल गुड्स बनाऊं, एक प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करे। आज मेरे पास भैया 10 लाख रुपए हैं, मैं कैपिटल गुड्स बनाने की फैक्ट्री खोलूं या कंज्यूमर गुड्स बनाने की फैक्ट्री खोलूं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा प्रॉफिट पर। प्रोड्यूसर को जिस चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा प्रोड्यूसर वही काम करेगा, कैपिटल बनाए या कंज्यूमर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे प्रॉफिट जिसमें ज़्यादा होगा हमेशा मैं वही चीज़ डिसाइड करूंगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो वो प्रॉफिट को ही मेन मोटिव मानकर चीज़ों को डिसाइड करेगी। अगर सपोज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यानी कि पूंजीवादी है, प्राइवेट इकोनॉमी है, तो अगर कैपिटल गुड्स बनाने से उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो कभी भी लोगों की खाने पीने की चीज़ें कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाएगी। लोग चाहे कितने ही भूखे मर जाएं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वो लिखता है इन अ नटशेल सोसाइटी मस्ट डिसाइड हाउ मच वीट, हाउ मैनी हॉस्पिटल्स, हाउ मैनी स्कूल्स एंड हाउ मैनी मशीन्स आर शुड बी प्रोड्यूस। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बनाऊं, कैपिटल गुड्स बनाऊं या कंज्यूमर गुड्स बनाऊं, ये तो पढ़ लिया। साथ में ये भी पढ़ना है कि हाउ मच कितना बनाऊं, भाई कैपिटल गुड्स कितने होने चाहिए, कंज्यूमर गुड्स कितने होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी प्रॉफिट पर डिसाइड करेगी। बेसिकली प्रॉफिट जिस चीज़ में ज़्यादा मिलेगा मैं वो चीज़ ज़्यादा बनाऊंगा, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगा, और दूसरी चीज़ कम बनाऊंगा।
दूसरी समस्या आपके पास आ जाती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस की समस्या क्या कहती है? चॉइस ऑफ टेक्निक कहते हैं इसे, हम इसे चॉइस ऑफ टेक्निक की समस्या कहते हैं कि हम कौन सी टेक्निक यूज़ करें। तो हमारे पास दो ही टेक्निक है, एक तो लेबर इंटेंसिव और एक है आपके पास कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या कहती है? लेबर ज़्यादा कैपिटल कम। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या कहती है? कैपिटल ज़्यादा लेबर कम। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये रहा, तो देर आर वेरियस अल्टरनेटिव टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी। किसी भी सामान को बनाने के लिए हम अलग अलग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। ए सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड वेदर इट विल प्रोड्यूस कॉटन क्लॉथ यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली मुझे सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा? भैया जिसमें खर्चा कम आ रहा होगा मैं वही टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा। क्यों? खर्चा कम होगा तभी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो बेसिकली मैं उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहूँगा। लेकिन जब भी सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी, गवर्नमेंट इकोनॉमी होगी, तो वो हमेशा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी। क्यों यूज़ करेगी? क्योंकि हमेशा उनका ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना, इसीलिए वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी। लेकिन प्राइवेट इकोनॉमी अपने फ़ायदे के लिए काम करती है। अगर उसे कैपिटल यूज़ करने में फ़ायदा होगा तो वो कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करेगी, लेबर इंटेंसिव करने में फ़ायदा होगा तो लेबर इंटेंसिव यूज़ करेगी। अब बेसिकली फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं? तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं रिच और पुअर की। रिच और पुअर की मतलब क्या? अगर भाई मैं सामान बना रहा हूँ तो वो किस कैटेगरी के लोगों के लिए बना रहा हूँ? रिच के लिए बना रहा हूँ या पुअर क्लास के लिए बना रहा हूँ? तो बेसिकली अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी होगी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी तो वो हमेशा पुअर का ख्याल रखेगी, वो हमेशा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर करने की कोशिश करेगी और गरीबों के लिए सामान बनाएगी। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमेशा रिचर क्लास के लिए सामान बनाएगी। क्यों? क्योंकि हमेशा वो प्रॉफिट के लिए काम करती है। उसके बाद व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। भैया हर एक देश का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, आज जहां पर हूं उससे एक लेवल ऊपर जाना। तो यही यहां पर कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा हम उस चीज़ को इंक्रीज कर सके। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोसाइटी विल नॉट यूज ऑल रिसोर्सेज फॉर करंट कंजप्शन। भाई सारा का सारा रिसोर्सेज आज यूज करके ख़त्म नहीं करना, फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी रखना है। तो फ्यूचर की जनरेशन के लिए रखना है तो आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी? आपको आज जो है वो सस्टेनेबल यूज़ करना पड़ेगा, अच्छे से संभाल कर चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी ताकि आप फ्यूचर में ग्रोथ अचीव कर सको। यही है आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो अगर मैं इसे चाहूँ तो हम इसे शॉर्टकट से भी पढ़ सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम इन इकोनॉमीज़ में क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं और बेसिक जो पॉइंट्स हमें इस चीज़ के अंदर डिस्कस करने वो भी क्लियर हो जाए। तो हमारे पास 3 तरह की इकोनॉमी है। एक है आपके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक है आपके पास सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसके बाद आपके पास तीसरी इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम बेसिकली क्या कहते हैं? प्राइवेट इकोनॉमी। प्राइवेट इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अंडर होते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हम कहते हैं कि यहाँ ये गवर्नमेंट अंडर होती है, या यहाँ पर सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सोसाइटी के अंदर होते। सोसाइटी के अंडर का मतलब क्या कि भाई जो भी डिसाइड होगा वो सोसाइटी डिसाइड करेगी, समाज डिसाइड करेगा भाई किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है, किस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करना। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर तो दोनों की दोनों इकोनॉमी मिलकर काम करती हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट भी होती है और गवर्नमेंट भी होती है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारे के सारे जो प्राइस का डिसीज़न है वो कौन करेगा? यहाँ पर प्राइस डिसाइड कौन करता है? यहाँ पर प्राइस डिसाइड करती है मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब बाज़ार की ताकतें, और बाज़ार की हमारे इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 ही ताकतें होती हैं, दैट इज़ डिमांड और सप्लाई। तो जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, वहीं पर ही प्राइस डिसाइड हो जाता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में, सरकारी इकोनॉमी में प्राइस कौन डिसाइड करेगा? प्राइस हमेशा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस चीज़ को किस कीमत पर लोगों को देना है। और यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? यहाँ पर दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, मार्केट फोर्सेस भी और
प्लस गवर्नमेंट भी। तो यानी कुछ प्राइजेज मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेगी और कुछ प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसके बाद हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, कुछ और डिफरेंसेस भी आ जाते हैं ताकि हम उस चीज़ को भी स्टडी कर सकें। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ रहा है तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर चीज़ें पढ़ने के लिए क्या क्या आ गई, मार्केट फोर्सेस, इसके बाद कंज्यूमर सोवर्निटी। कंज्यूमर सोवर्निटी का मतलब होता है कंज्यूमर यहाँ पर मार्केट का किंग होता है। मार्केट का किंग मतलब क्या, मार्केट का किंग मतलब कि यानी कि कंज्यूमर जो भी चीज़ें मांगेगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वही चीज़ बना कर देगी। क्यों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करती है और प्रॉफिट तभी आएगा जब कस्टमर खुश होगा। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर सोवरियन नहीं होता, कंज्यूमर किंग नहीं होता। सोसाइटी जो चीज़ बना कर देगी कंज्यूमर को वही चीज़ लेनी पड़ेगी, अदरवाइज लेना है तो लो वरना मत लो। इस पॉलिसी पर काम करती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि आपकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर देगी, रोटी कपड़ा मकान आपको दे देगी, लेकिन आप लग्जूरियस गुड्स मांगोगे, रिसोर्सेज बचेंगे तो रिसोर्सेज लग्जूरियस गुड बनाएगी, अदरवाइज नहीं बनाएगी। यही बात वो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर थर्ड के अंदर दोनों चीज़ें डिसाइड होंगी यहाँ पर, यानी कि कुछ चीज़ें प्राइवेट लोग डिसाइड करेंगे, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। तो अल्टीमेट यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो सोवरियन होता है, जो चीज़ गवर्नमेंट नहीं देगी वो यहाँ पर प्राइवेट इकोनॉमी बना कर देगी। तो यहाँ पर मोस्टली सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको पब्लिक सेक्टर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको दोनों सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, पब्लिक प्लस प्राइवेट भी। ओके मेरी बात, तो यही हमने बेसिक डिफरेंस पढ़ लिया। तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे पहले राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या, भाई सारी की सारी चीज़ें प्राइवेट के अंडर होती हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टी की जो पावर है वो प्राइवेट के अंडर है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आपकी मर्जी है कब फैक्ट्री खोल रहे हो, कब फैक्ट्री बंद कर रहे हो, सारी चीज़ें आपके अंडर। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, आपका मतलब आपकी मर्जी है कितने लेवल पर प्रोडक्शन करना है, कब प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, बल्क में करना है, स्मॉल करना है, ये सब आपका। हमेशा यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव रहेगा, हमेशा मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद कंज्यूमर सोवर्निटी का मतलब क्या है कि कंज्यूमर किंग है, जो चीज़ कंज्यूमर मांगेगा वही चीज़ हम यहाँ पर बना कर देंगे। कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो लोगों को चीज़ें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप क्या देखने वाले हो कि आपकी कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से प्राइस कम और क्वालिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करती, गवर्नमेंट कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करती। गवर्नमेंट सिर्फ एक ही काम करती है, वो काम क्या है, वो काम है आपका बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बस। उसके बाद हाउ डू कैपिटलिस्ट सॉल्व देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पूछा भाई कैपिटलिस्ट कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट क्या बनाएंगे, भाई जिस चीज में प्रॉफिट ज्यादा होगा कैपिटलिस्ट वही बनाएंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे, मैंने कहा था ना भाई जिस चीज में कॉस्ट कम आएगी वही चीज वही टेक्निक यूज करेंगे, चाहे वो लेबर हो चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये बात बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि ये रिचर क्लास के लिए बनाएंगे, जो इनकम पे कर सकें, जो पैसे पे कर सकें, ये सामान उनके लिए बनाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंजप्शन एंड सेविंग आर डन बाय द इन्वेस्टमेंट आर डन बाय द इंडिविजुअल, तो वो कह रहे हैं कि कंजप्शन कौन करेगा, कंजप्शन यहाँ पर हमेशा कंज्यूमर करेगा और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट हमेशा यहाँ पर प्रोड्यूसर करेगा। मेरिट्स की बात करें, फायदे क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपने आप काम करती है, ऑटोमेटिकली प्राइस मैकेनिज्म पर काम करती है, यानी प्राइस यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी ड्राइविंग फोर्स है, प्रॉफिट मोटिव है, ग्रेटर एफिशिएंसी, प्रॉफिट है तो कॉस्ट कम करने की कोशिश करेंगे, एफिशिएंसी ज़्यादा करेंगे, तो ये सब चीज़ें। फास्टर होगा यानी तरक्की तेज़ी से होगी, देश यहाँ पर तेज़ी से तरक्की करेगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है रिसोर्सेज, दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव, यहाँ पर हम वेस्टेज कम करेंगे, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करेंगे, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा आपको कैपिटलिज्म में देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर हम हमेशा कॉस्ट को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे, एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे। उसके बाद कंपटीशन जो है वो लार्ज वैरायटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, मैंने कहा ना कि कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण चीज़ों की कीमतें तो कम रहेगी और क्वालिटी ज़्यादा रहेगी। इनोवेशन, नई नई चीज़ें इनोवेट होती रहेंगी। फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यहाँ पर है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कभी भी इनएफिशिएंट लोगों को मार्केट में टिकने नहीं देगी। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप कैसे काम करते हो, किस चीज़ के लिए आपको डिसाइड करना है, बाकी कोई और डिसाइड नहीं करेगा। और इट एनकरेज रिस्क टेकिंग एंड इमरजेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्लास। हमेशा यहाँ पर बिजनेस क्लास ज़्यादा डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरफेयर नहीं है, तो हमेशा बिजनेस क्लास ही यहाँ पर ज़्यादा आउटशाइन करती है। अगर मैं बात करूं डीमेरिट्स के, नुकसान क्या है भाई कैपिटलिज्म के, तो सबसे पहले हैव और हैव नोट्स। भाई सोसाइटी में यहाँ पर इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस बढ़ता जाता है। क्यों? अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। अमीर हमेशा यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा गरीबों को। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब यानी कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, पॉल्यूशन कर रहे हो, यहाँ पर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इनइक्वालिटीज़ बढ़ती चली जाएगी, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, तो गवर्नमेंट कोई भी चीज़ यहाँ पर रोक नहीं सकती। उसके बाद यहाँ पर हम ह्यूमन वेलफेयर को रोक देते हैं, हम लेबर से ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाते हैं, सैलरी कम देते हैं, यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी, यहाँ पर रियल नीड्स सोसाइटी की कभी भी पूरी नहीं हो पाती। सोसाइटी भूखी मर रही होगी, लोग गरीब हो रहे होंगे, लोगों के पास खाने का खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, फिर भी हम यहाँ पर इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। कंज्यूमर सोवरेनिटी कहने के लिए मिथ है। हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, अपने जो अनफेयर मीन्स है भाई प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्वालिटी को हल्का कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखते हैं। हमेशा यहाँ पर जो है वो लग्जरी गुड्स की ही प्रोडक्शन होगी, और लग्जरी गुड्स की प्रोडक्शन होगी तो कभी भी यहाँ पर नेसेसरी गुड्स को बनाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो लोग भूखे मर जाएंगे। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो हमेशा प्रॉफिट के लिए की जाएगी, यानी अमीर लोगों को तो हेल्थ की सुविधाएं, एजुकेशन की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन गरीब लोगों को नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी कैपिटलिज्म में देखने को मिलती है। उसके बाद एक्सेसिव एनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स, एडवर्टीजमेंट पे, सेल प्रमोशन पे ज़्यादा खर्चा करेंगे। एक्सेसिव मेटलिज्म से क्या होगा, अनएथिकल कंजप्शन लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये सारी की सारी समस्याएं आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, कैपिटलिज्म में। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो सोशल इकोनॉमी जो है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने डिसाइड करी 1848 में। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या फीचर्स पढ़ने वाले हैं, कलेक्टिव ओनरशिप है, सारे के सारे रिसोर्सेज किसके अंडर है, सारे के सारे रिसोर्सेज आपके जो हैं वो पब्लिक के पास है, सोसाइटी के पास है। सोसाइटी के पास होने का मतलब क्या कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो वो सारी की सारी चीज़ें सोसाइटी लेगी। इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि यहाँ पर जो प्लानिंग है वो हमेशा सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करती है, गवर्नमेंट करती है। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस का मतलब है कि यहाँ पर कंज्यूमर के हिसाब से सामान नहीं बनता, जो भी चीज़ सोसाइटी डिसाइड करेगी वही सामान उसे यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, सबके पास बराबर पैसा है। उसके बाद यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं होता, मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिसाइड नहीं होता, यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है। उसके बाद यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें, जो कौन सी फैक्ट्री खुलेगी, कौन सी फैक्ट्री नहीं खुलेगी, ये सारा का सारा चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा है, आपकी गवर्नमेंट। तो मेरिट्स क्या है इसके, सबसे पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, भाई ठीक है, सबके पास बराबर पैसा है, यहाँ पर कोई भी गरीब नहीं है। रैपिड और बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पर सारे के सारे जो शहर है वो एक साथ तरक्की कर रहे हैं, गांव एक साथ तरक्की कर रहे हैं। ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर तरक्की ज़्यादा और ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर तरक्की कम हो, सारी की सारी चीज़ें एक साथ ही अपलिफ्ट हो रही हैं। उसके बाद सोशल इकोनॉमी इज़ द प्लान्ड इकोनॉमी, यहाँ पर हर चीज़ प्लान्ड होती है, यहाँ पर वेस्टेज मिनिमम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सबसे मिनिमम होती है, यहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। यहाँ पर क्लास वॉर नहीं होता, अमीर गरीब का कोई कंसेप्ट नहीं होता, सबके पास बराबर पैसे, सबके पास बराबर रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पर राइट टू वर्क, सबको काम मिलता है, और एंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब एटलीस्ट सबके पास काम होता है। उसके बाद लेबर एंड कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय द एम्प्लॉयर्स एंड मोनोपोलीज रिस्पेक्टिवली। तो वो कहता है कि यहाँ पर हम जो है लेबर्स को एक्सप्लॉयट नहीं करते, यहाँ पर मालिक जो है लेबर के साथ मिलकर काम करता है, उसे एक्सप्लॉयट नहीं करता। देयर इज़ ए प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोसाइटी, यानी मिलजुल कर काम करने को ही यहाँ सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अगर मैं बात करूँ डीमेरिट्स की, तो भाई सबसे पहले जो है ब्यूरोक्रेसी, हर चीज़ सरकार से पूछनी पड़ती है। सरकार से पूछने के कारण क्या होगा, आपको यहाँ
यहाँ पर सारी की सारी परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेनी पड़ेगी तो फाइलें बनेंगी तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। स्टेट ओनरशिप से क्या होगा, नियरली ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा उन एक्टिविटीज़ पर। और क्या बात, गवर्नमेंट का तरीका आपने देखा ही है काम करने का, यानी कि वो ढीला ढाला रवैया होता है। सरकारी कंपनी कितने अच्छे से काम करती हैं ये सबको पता है। तो उसके बाद सोशलिज्म टेक अवे द बेसिक राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो सोसाइटी की है, गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट की है तो आप यहाँ पर कभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी आपका राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पर खत्म हो जाता है। इट विल नेसेसरी इंसेंटिव टू हार्ड वर्क इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, तो वो कहता है कि यहाँ पर नेसेसरी इंसेंटिव देते हैं, यानी जो भी हार्ड वर्क होगा उसे हम प्रॉफिट, मतलब जो भी हार्ड वर्क करेगा उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर सुस्त बंदा और हार्ड वर्कर जो है वो एक लेवल पर है, दोनों को सेम सैलरी मिलेगी, दोनों को फ़र्क नहीं होगा। तो जब हार्ड वर्कर काम करना छोड़ देगा तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है एक्स्ट्रा काम करने का। एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस आर नॉट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस इन द नेगोशिएशन बिटवीन बायर एंड सेलर, तो हमेशा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट प्राइस होता है। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब यहाँ पर हमेशा जो प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेलर को कितने का पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बायर को कितने का पड़ रहा है। जब प्राइस डिसाइड हो गया तो उसके बाद देयर इज़ नो प्रॉपर बेसिस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉस्ट कैलकुलेट किए बिना ही प्राइस डिसाइड कर देती है। सेलर को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान वो चीज़ को कैलकुलेट नहीं करती। इसके बाद स्टेट मोनोपोलीज से क्या होगा, कई बार अनकंट्रोल हो जाता है, एक स्टेट दूसरी स्टेट को सामान देने से मना कर देती है, ये समस्या है। उसके बाद देयरफॉर स्टेट प्रोड्यूसेस एक्सेप्टेड बाय द कंज्यूमर, यहाँ पर लिमिटेड फ्रीडम ऑफ की चॉइस होती है, छोटी मोटी चॉइस होती है। पर्सनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को कोई स्पेस नहीं दिया जाता, यानी आप कितना अच्छा काम कर रहे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेबरर्स आर नॉट रिवार्डेड अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, तो इससे उनकी काम करने की इच्छा जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक्सट्रीम ऑफ सोशलिज्म इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास तीसरी इकनॉमी आ जाती है, मिक्स्ड इकनॉमी, जो दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देती है, मार्केट और गवर्नमेंट्स को, दोनों के बेनिफिट ले लेती है, कैपिटलिज्म के भी और सोशलिज्म के भी बेनिफिट ले लेती है। तो कोएग्जिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पर 3 सेक्टर होते हैं, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई मिक्स्ड इकनॉमी में कितने सेक्टर हैं, तो हम आंसर देंगे 3 सेक्टर हैं भाई, प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है और कंबाइंड यानी ज्वाइंट सेक्टर भी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों अवेलेबल, यानी दोनों के दोनों मेरिट्स को हमने ले लिया, कौन कौन से, फ्रीडम भी है और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है और इंसेंटिव टू वर्क भी है। और इसके बाद ये रहा प्राइस मैकेनिज्म भी है, कंपटीशन फोर्स भी है और साथ साथ एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग भी है। इसके बाद कंज्यूमर यहाँ पर सोवरियन भी है, अप्रोप्रिएट इंसेंटिव भी है, एनकरेज रिस्क टेकिंग भी है, यानी प्राइवेट एंटरप्राइज भी यहाँ पर खुल जाएंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग भी तेज़ी से बढ़ेगी और उसके बाद ग्रेटर एफिशिएंसी होगी, सोशल इक्वलिटी यानी लोग बराबरी पर रहेंगे और यहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन जो है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज ऑफ कंपटीशन अवर्टेड थ्रू गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। तो वो कह रहे हैं कि जो कट थ्रोट कंपटीशन आप कैपिटल वाली उसमें देख रहे थे वो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हम फेयर कंपटीशन एक्ट बना देंगे, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोक लेगी, तो इसलिए हमेशा यहाँ पर फ़ायदा ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपके वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमीज़ हैं दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर काम कर रही है। प्योर फॉर्म कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की भी पॉसिबल नहीं है, प्योर फॉर्म सोशलिस्ट इकोनॉमी की भी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों इकोनॉमी हम कह सकते हैं हाइपोथेटिकल है, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट को समझाने के लिए है। जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपके पास है दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, जल्दी ही हम सेकंड चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं ताकि हम इस सीरीज़ को स्पीड से कंप्लीट कर सके। अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि वो मिस हो गया है, वो रह गया है, तो आप मुझे चैट पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ पर चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं और एटलीस्ट आपको फीडबैक देते रहिए। अगर आपको मेरी चीज़ या मेरी बातें या लग रहा है कि हम कुछ और इम्प्रूव करें तो वो सारी की सारी चीज़ें आप हमें बताएं। थैंक यू।